इधर मोरा की गैर मौजूदगी में लड़के के पास डैनियल आता है। असल में डैनियल उस लड़के को पहले से जानता है और वह यहाँ किसी खास मिशन पर आया है। इसके बाद कैप्टन को एक लिस्ट मिलती है जिसमें उन सभी यात्रियों के नाम थे जो प्रोमेथियस जहाज पर सफर कर रहे थे और गायब हो गए थे। इस लिस्ट में मोरा का नाम देखकर कैप्टन दंग रह जाता है। उसे मोरा पर शक होने लगता है कि वह कुछ छिपा रही है। अगर वह 4 महीने पहले प्रोमेथियस पर थी तो वह जिंदा कैसे बची और दोबारा उसी सफर पर क्यों आई। कैप्टन इस बारे में मोरा से कुछ नहीं कहता, लेकिन वे दोनों वापस अपने शिप पर लौट आते हैं। वहाँ कैप्टन को पता चलता है कि लोअर क्लास के कुछ सदस्यों ने विद्रोह कर दिया है। उन्होंने इस ट्रिप के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए थे। ऊपर से यहाँ एक लड़की की मौत हो गई है। उनका कहना है कि जिसे तुम प्रोमेथियस से लाए हो वह लड़का मनहूस है और उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। मोरा ऐसा नहीं चाहती, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार क्रेस्टर की माँ उस लड़के को समुद्र में फेंक देती है। मोरा कैप्टन से मदद मांगती है, लेकिन कैप्टन कहता है तुम एक झूठी औरत हो, तुम खुद प्रोमेथियस पर सवार थी। मोरा को कुछ समझ नहीं आता। इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि शिप एक ही जगह अटक गया था और सिर्फ प्रोमेथियस के चारों ओर चक्कर काट रहा था। सब लोग जब चिंता में डूबे थे तभी अचानक केबिन के अंदर से ठक ठक की आवाज आती है और अगले ही पल वही लड़का बाहर निकल आता है जिसे कुछ देर पहले समुद्र में फेंका गया था। उसके हाथ में वही छोटा पिरामिड था। वह मोरा के पास जाता है और मोरा बेहोश हो जाती है। अब सभी यात्रियों को यकीन हो जाता है कि यह लड़का श्रापित है, इसलिए उसे कैद कर लिया जाता है। अब जहाज के यात्री 2 गुटों में बंट गए हैं। एक कैप्टन का ग्रुप जो इंग्लैंड वापस जाना चाहता है और दूसरा लोअर क्लास का ग्रुप जो न्यूयॉर्क जाना चाहता है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है, यहाँ तक कि वह प्रेग्नेंट लड़की जिसका मोरा ने इलाज किया था वह भी कैप्टन के ग्रुप में शामिल होने का फैसला करती है क्योंकि दूसरा गुट बहुत हिंसक है। इसी बीच मोरा को होश आता है और उसे पता चलता है कि लड़के को कैद किया गया है। वह उसे छुड़ाने जाती है, लेकिन सब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसे गोली मारने की धमकी देते हैं। जब मोरा लड़के को आजाद करने की कोशिश करती है तभी अचानक कोई गोली चला देता है। गोली मोरा की तरफ बढ़ती है और डैनियल उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी रहस्यमयी तरीके से वक्त रुक जाता है। वह लड़का खुद को आजाद करके मोरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब वहाँ मोरा और उस लड़के के अलावा सब कुछ थमा हुआ। लड़का मोरा का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और एक कमरे में पहुंचकर मोरा उससे पूछती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ क्या हो रहा है? तुम बार बार वापस कैसे आ रहे हो? लड़का कागज पर लिखकर बताता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वे हमें हमेशा देख और सुन रहे हैं। तुम्हें बस मेरे पीछे आना होगा। मोरा अपने सवालों के जवाब चाहती है, इसलिए वह उसके पीछे चल देती है। लड़के के हाथ में वही हरा बीटल था जो आखिरी बार डैनियल के पास था। लड़का जब उस बीटल को जमीन पर रखता है तो एक पोर्टल खुल जाता है। मोरा उस पोर्टल से निकलकर अपनी यादों वाली एक जगह पर पहुंच जाती है, एक अलग डायमेंशन में, लेकिन वहाँ वह लड़का उसे कहीं दिखाई नहीं देता। इधर जहाज के अंदर जो वक्त रुक गया था वह फिर से सामान्य हो जाता है और तभी जहाज में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, एक तरह का सायरन। ये आवाज पूरे जहाज में तेजी से फैलने लगती है। कैप्टन गौर करता है कि मोरा और वह लड़का अब वहाँ नहीं है। वह डैनियल को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी जहाज पर नहीं देखा, तुम पक्का मोरा और उस लड़के के साथ मिले हुए हो। वह डैनियल को पकड़ लेता है, लेकिन तभी टोप बोल उठती है कि यह आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, हमें पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इसी बीच जहाज के अंदर फैली वह अजीब आवाज सभी पैसेंजर्स को हिप्नोटाइज कर देती है। सभी लोग एक साथ जहाज के ऊपरी डेक पर जाने लगते हैं और एक एक करके समंदर में कूदना शुरू कर देते हैं। जहाज का हर इंसान खुद को खत्म कर रहा है, जिसमें क्रेस्टर भी अपनी जान दे देता है। डैनियल यह सब देखकर दंग रह जाता है। वह दौड़कर नीचे जाता है और अपने पास मौजूद हरे बीटल की मदद से उसी तरह एक पोर्टल खोलता है जहाँ मोरा